मैं प्रतिभा शर्मा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। अभी से पूर्व के अध्याय में हम विटलसे के द्वारा विश्व के जो कृषि प्रदेश हैं, उन्होंने कितने कृषि प्रदेशों में उन्हें वर्गीकृत किया, उनके विषय में करते रहे हैं। और आज का हमारी चर्चा का विषय है चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि प्रदेश, जिसका इस मानचित्र में अंकन किया गया है। As in the earlier chapters, we have been discussing about the regions suggested by Whittlesey, the agricultural regions suggested by Whittlesey. Today, the topic of discussion is rice dominant intensive tillage region of the world. And as it is depicted in the map itself, कि यह सामान्यतः एशिया के जो दक्षिण पूर्वी भाग हैं, विशेषकर मानसून प्रदेश जो हैं, वे इस रीजन के, इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। सो द प्राइमरीली दिस रीजन स्ट्रेचेस इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ एशिया, स्पेसिफिकली द मानसून रीजन। अब प्रदेश की भौगोलिक दशा के विषय में बात करते हैं, एक झलक, भौगोलिक झलक। So today let's talk about, let's have a glimpse of the geographical glimpse of the region। तो ये भौगोलिक झलक हम देखते हैं बिंदुओं के तहत। तो यह पुरातन गहन निर्वहन कृषि का वृहद रूप है। It is the expanded form of primitive intensive subsistence agriculture, where सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब चावल की फसल यहाँ की प्रमुख उपज है। दिस रीजन इज राइस मोनोकल्चर रीजन, वेयर पैडी, दैट इज द राइस इज द चीफ क्रॉप ऑफ द रीजन। ये वर्ष भर उच्च ताप तथा 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के क्षेत्र हैं। These regions are the regions of high temperatures with annual rainfall around 200 centimeters। अनुकूल स्थिति में एक वर्ष में 3 उपज प्राप्त कर दी जाती हैं इस क्षेत्र में। So whenever there are favorable conditions in this region, the 3 crops of rice, 3 crops are obtained in a year। अनुकूल स्थिति में 3 उपज हो जाती हैं। फिर इस कृषि को सावा कृषि के नाम से भी पुकारा जाता है। The form of agriculture in this region is also given the name of Sawa. It is an Indonesian term that refers to the waterlogged rice fields। तो ये जो सावा नाम जो इसको दिया गया है, ये इंडोनेशियाई भाषा में इसका अभिप्राय जल से भरे हुए जो चावल के खेत होते हैं, उनके लिए इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों ही भाषाओं में सावा का नाम दिया गया है, अतः इसे सावा कृषि भी कहते हैं। फिर इसके प्रदेशों के बारे में बात करते हैं। यह प्रदेश मानसून, चीन, जापान, कोरिया, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस तथा आंशिक जावा में विस्तृत है। जिसमें ये पता कर लेते हैं कि इन क्षेत्रों के कौन कौन से भाग हैं जो इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो चीन का क्वांगतुंग, उत्तरी वियतनाम के टोंकिंग डेल्टा, कंबोडिया में मेकोंग नदी का निचले बाढ़ का मैदान, दक्षिणी वियतनाम में निचली इरावदी घाटी, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के तटीय भाग, ये सारे के सारे इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और इन क्षेत्रों को, इस प्रदेश के इस भाग को चावल का कटोरा के नाम से भी पुकारा गया है। सो the areas which are subjected to this particular region are in China, it is Guangdong; in northern Vietnam, it is the Tonkin Delta; in Cambodia, the lower floodplains of Mekong River; in southern Vietnam, it is the lower Irrawaddy Valley; in India, it is the Ganga Brahmaputra Delta; and apart from this, the coastal regions of
Andhra Pradesh and Orissa also fall in this region, and the whole region is known as the bowl of rice. इसके अतिरिक्त कोरिया, दक्षिणी चीन, ताइवान, दक्षिणी जापान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस और आंशिक जावा के क्षेत्र हैं. सो अपार्ट फ्रॉम दीज स्पेसिफाइड रीजन्स दैट फॉल इन दिस रीजन आर कोरिया, सदर्न चीन, ताइवान, सदर्न जापान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस एंड पार्ट्स ऑफ जावा. तो चावल के अतिरिक्त सोयाबीन, दालें, गेहूं, तिलहन, तरकारियां तथा मोटे अनाज और जौ शुष्क क्षेत्र में उगाए जाते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम द राइस in this region, soybean, pulses, wheat, oil seeds and vegetables are also grown here, and whereas in the dry parts the growth of millets and barley can be seen. The coarse grains, millets means the coarse grains, and the barley can be seen in this region. अब बात करते हैं इस प्रदेश की जो विशेषताएं हैं, जो विशिष्ट लक्षण हैं उनके बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और यू कैन से द पिक्युलैरिटीज ऑफ दिस रीजन. तो इनके बारे में बात करते हैं. जोत यहाँ पर इस प्रदेश में सामान्यतः छोटे आकार के तथा विखंडित होते हैं, जो कि 1949 के पश्चात पुनर्गठित हुए तथा पुनर्गठित वाले जो क्षेत्र थे, जो खेत वाले भाग थे, उन्हें कम्यून का नाम दिया गया. जनरली द फार्म्स आर दैट ऑफ वेरी स्मॉल साइज एंड दे आर फाउंड स्कैटर्ड. So initially this was the form with the smaller sized farms and the scattered farm, but since 1947 the farms are united at places so called communes. So wherever they are united they are given the name of communes. प्रदेश में अत्यधिक सघन खेती होती है तथा पशुचारण विहीन होता है. द रीजन इज मार्क्ड विद वेरी इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर द पास्चर लैंड्स are totally absent. Pasture lands cannot be visualized. एशिया के प्रत्येक जोत से कम 2 चावल फसल प्राप्त कर ली जाती है, अतः कृषि का द्विफसली स्वरूप देखने को मिलता है. So the region is marked by the double rice crop because in the region 2 crops of rice are obtained within the year. तो चावल फसल के मध्य सोयाबीन, बंद गोभी आदि उगाकर भूमि की अधिकतम उपज प्राप्त कर ली जाती है. इन द मिडस्ट ऑफ rice crop, soyabean and cabbage are also sown so as to gain maximum yield from the farms. कृषि का सामान्यतः परंपरागत स्वरूप देखने को मिलता है, क्योंकि अधिकांशतः जो कृषक हैं वो निर्धन हैं. बेसिकली in major parts of this region the peasants, the farmers are very poor. Therefore the traditional forms of agriculture can be visualized in the region. उपकरण में हल, खुरपी, हंसिया आदि तथा कृषि कार्य एवं भार वाहन हेतु बैल, बैलगाड़ी के लिए, भैंसें, भैंस बुग्गियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं. सो as far as the equipment are concerned, the spade, the plows and the sickle are generally used for reaping the crop in the farm, and a few animals like bullocks and buffaloes are used so as for transportation and even for plowing. So generally for the transportation of the crop in majority of the farms, the harvested crop are transported by means of bullock carts and the buffalo carts.
चीन, जापान, कोरिया में व्यापक रूप से मशीनों का प्रयोग होता है. So in China, Japan and Korea, which are the developed countries, only in these countries in the region machines are used for agriculture. Otherwise the rest of the parts of this region, they exercise the traditional methods. साधारणतः मृदा उर्वरता हेतु गोबर का प्रयोग किया जाता है तथा आंशिक रासायनिक उर्वरक भी प्रयोग में लाए जाते हैं. जनरली इट इज द काउ डंग दैट इज यूज्ड for to retain the fertility of the soil as manure, whereas to some extent the chemical fertilizers are also being used. It is nowadays the trend can be seen that regarding the usage of the chemical fertilizers. खेतों की उर्वरता बनाए रखने हेतु शस्यावर्तन यानी कि फसलों की हेरफेर की जाती है. सो फॉर द रिटेंशन ऑफ द fertility of the soil, the exercise done by the peasants is the crop rotation. विषम धरातल क्षेत्र में सोपानी कृषि का स्वरूप देखने को मिलता है. इन undulating regions or if the places in this region possess certain slope, certain gradient, then the agriculture can be seen in the form of terraced farming. कृषि में मानव श्रम का विशेष महत्व होता है. As it is said that the agricultural form is generally traditional, so here the importance of human labor is more potent. It is more dominant. The work of human labor is very dominant in the region. धान के जल युक्त खेतों में मछली पालन किया जाता है. Because generally when the crops, the small crops of the paddy are sown in the field, they require waterlogged fields. So in these waterlogged fields even the fish are reared so that their excreta facilitates the fertility in the soil. क्योंकि ये मछलियों का जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो इन खेतों में उर्वरता में वृद्धि करते हैं. यही कारण है कि जलयुक्त खेतों में मछली पालन भी किया जाता है. यद्यपि कृषि में पशुपालन महत्वहीन है तथा चीन, जापान में मुर्गी व सुअर पालन का प्रचलन वर्तमान में देखने को मिलता है. दो एज इट इज ऑलरेडी सेड दैट दिस form of agriculture, in this form of agriculture the animal rearing is nearly absent, but in China and Japan presently the hen and pigs, they are often seen to be reared. So this was all about the rice dominant intensive tillage region as suggested by Whittlesey. तो ये था विटलसे के द्वारा चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि प्रदेश के संदर्भ में.